दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल, आपका अपना जो है प्लेटफॉर्म द ईडू एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का 6 to 12 का हिस्ट्री लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें हमारा पड़ाव जो है कहाँ पे पहुँच चुका है। तो यहाँ पहुँच चुका है चैप्टर 5 तक। यानी अभी जो हम कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 6 का। कौन सा? क्लास 6 का मैं हिस्ट्री यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। और हम जो है यहाँ पे 4 चैप्टर पहले पढ़ा चुके हैं। आज हम 5वां चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 5वां चैप्टर का टॉपिक क्या है? तो 5वां चैप्टर का टॉपिक है राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यानी राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, एनसीईआरटी जो है क्लास 6 जो है एकदम बेसिक से आपको जो है पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे और देखते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि आज जो हम टॉपिक इस चैप्टर में जो है यानी चैप्टर 5 में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि कुछ लोग शासक कैसे बने। यानी उस समय जो है शासक बनने का प्रक्रिया क्या था, उसके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा है वर्ण व्यवस्था, यानी जो अभी जातिवाद है, जाति प्रथा जो है वो उस समय किस लेवल पर था और कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद आ जाता है जनपद, जनपद और महाजनपद, इन दोनों के बारे में भी हम जानेंगे। और इन्हीं जनपद महाजनपद में जो है कर व्यवस्था यानी टैक्स किस रूप में था, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा कृषि में परिवर्तन, यानी कृषि में किस प्रकार के जो है अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, उन बारे में भी ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाएगा मगध, वज्जी और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। तो ये जो है हमारा टॉपिक है, हम इन टॉपिक को जो है इस चैप्टर में कवर करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 का है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में है। इतना टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक से जो है प्रश्न बनता है और इन टॉपिक के बारे में ही चैप्टर 5 में बात किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देख लें कि कुछ लोग शासक कैसे बने, इस बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है। उससे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया पहला चैप्टर से ही कि एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो बाकी जो भी आपके दिमाग में है उसको निकालें और साइड में रख दें। जिस तरह से इसका लेवल बढ़ते जाएगा, इसके प्रश्नों का, इसका जो है टॉपिक का जो है लेवल बढ़ते जाएगा। अभी क्लास 6 का एनसीईआरटी चल रहा है, तो क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको क्लास 6 का स्टूडेंट बन करके ही बैठना होगा। क्लास 6 का स्टूडेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ बन करके बैठना होगा, आप यहाँ से समझ सकते हैं। आपको हर चैप्टर में इस तरह से एक जो है पैराग्राफ दिया रहेगा और उस पैराग्राफ के माध्यम से ही बताया जाता है कि आपको उस चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि जब संकरण उठा, संकरण मीन्स कौन? यहाँ जो ये बच्चा दिख रहा है ये क्लास 6 का बच्चा है और ये जब सो के उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? तो संकरण के नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वह चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। कौन? संकरण के नाना नानी चुनाव केंद्र यानी मतगणना केंद्र पे जो है सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वह इतने उत्साहित क्यों थे, उसके नाना नानी वोट डालने के लिए इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उन्हें जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, यानी देश के सरकार या राज्य की सरकार के लिए अगर वोटिंग करने जा रहे हैं तो हम अपना शासक चुन रहे हैं। तो अगले 5 साल तक किसके आइडियोलॉजी से, किसके जो है कहा जाए कि रोड मैप से ये देश या ये राज्य चलेगा, तो उसका ही चयन करने कौन जा रहे थे? संकरण के नाना नानी जा रहे थे। तो संकरण के दिमाग में हिट हुआ कि मान लीजिए आज तो हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपना शासक मतदान के रूप में यानी वोट करके हम चुन लेते हैं। लेकिन पहले के समय में आखिर में अपना शासक लोग कैसे चुना करते थे, उनका निर्णय कैसे होता था, तो उसी बारे में है टॉपिक जो है कि कुछ लोग शासक कैसे बने, कुछ लोग शासक कैसे बने। अब चूंकि एनसीईआरटी है काफी लंबा चौड़ा दिया हुआ रहता है, तो उसमें जो आपके काम के लायक है मैं यहाँ पे साइड में उसका नोट्स बना करके रखता हूं और उससे ही आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो पहला टॉपिक क्या है? कुछ लोग शासक कैसे बने। तो चलिए यहां आ जाइए। कुछ लोग शासक कैसे बने,
तो आज हम अपने शासकों का चुनाव मतदान द्वारा करते हैं। जैसा कि हम आप और हम सभी जानते हैं, अभी कल ही मोदी जी की कैबिनेट का गठन हुआ है, मोदी जी ने शपथ ग्रहण लिया है, यानी मोदी 3.0 का जो है कल गठन हुआ है। तो हमने कैसे चुना अपना शासक, मोदी जी को कैसे प्रधानमंत्री बनाए? तो हमने वोट करके बनाया, यानी हमने मतदान किया और वो मतदान में जिसे अधिक बहुमत प्राप्त हुआ वो जो है सरकार बना रही है। लेकिन लगभग 3000 वर्ष पूर्व, कब? लगभग 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा बनते थे। क्या करते थे? आज से 3000 वर्ष पहले लोग कैसे अपने शासकों का चयन करते थे? तो लोग बड़ा बड़ा यज्ञ का आयोजन करते थे और उसी से जो है क्या होता था? शासकों का चयन होता था। इन यज्ञों के आयोजन में सबसे बड़ा जो यज्ञ होता था शासक चुनने के लिए, उस यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। क्या नाम था? अश्वमेध यज्ञ। अगर आप लोगों ने रामायण देखी होगी, आप लोगों ने प्राय घर में सभी लोगों ने रामायण देखी होगी जो टीवी पे आया था, तो उस रामायण में आप देखे होंगे कि भगवान राम जो है वो क्या करते हैं? अश्वमेध यज्ञ करते हैं और वो अपना घोड़ा छोड़ते हैं। घोड़ा छोड़ते हैं और उसे कौन पकड़ लेता है? लव कुश पकड़ करके उसे चेतावनी देते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं। तो उसी तरह का अश्वमेध यज्ञ के बारे में जो है चर्चा यहाँ पर एनसीईआरटी में किया गया है। तो जानेंगे कि अश्वमेध यज्ञ के तहत किस प्रकार राजा का चुनाव होता था और इन यज्ञों में किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे भी, तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में यहाँ पे आपको चर्चा करते हुए एनसीईआरटी में दिखाई देगा कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा ही बनता था। क्लियर है? तो चलिए अब बात कर लेते हैं अश्वमेध यज्ञ की। अश्वमेध यज्ञ जो है, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में छोड़ दिया जाता था। क्या किया जाता था? एक घोड़ा होता था और राजा के लोगों के देखरेख में, यानी उनके सिपाही मंत्री के देखरेख में अपने क्षेत्र से उस घोड़े को छोड़ा जाता था। इस घोड़े को दूसरे राजा के रोकने पर अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यानी जो राजा घोड़ा छोड़ता था, जो व्यक्ति घोड़ा छोड़ता था, अगर दूसरा व्यक्ति उस घोड़े को रोक लेता है, उसके रास्ते में जो है बाधा उत्पन्न करता है, तो जो व्यक्ति उस घोड़े को रोकता है उस व्यक्ति को जो है अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति से क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। क्लियर है? जैसा कि मैंने रामायण के बारे में चर्चा किया होगा, तो आपको लव कुश और भगवान राम का जो वो अश्वमेध वाला घोड़ा वाला सीन होगा, अगर उसे आप दिमाग में फिट करेंगे तो आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ जाएंगे। अगर घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब है अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा ज्यादा शक्तिशाली है। मान लीजिए कि हमने यहां से क्या किया? घोड़ा छोड़ा इस पॉइंट से, यानी पी पॉइंट से। कहां से? पी पॉइंट से हम घोड़ा छोड़े और ये घोड़ा जा रहा है, ये घोड़ा जा रहा है, आगे है क्यू, फिर है आर, फिर है एस, फिर है टी। ऐसे समझ लीजिए हमने कहां से? पी पॉइंट से जो है अपना अश्वमेध वाला घोड़ा छोड़ दिया। अब ये अश्वमेध वाला घोड़ा पी पॉइंट से गया क्यू पॉइंट पे। कहां पे गया? पी से गया क्यू पे। तो क्यू अगर इस घोड़े को रोक देता यहां पे, तो क्या करना पड़ता? क्यू को जो है मुझसे यानी पी से युद्ध करना पड़ता। लेकिन अगर क्यू ने इस घोड़े को नहीं रोका और ये घोड़ा आगे बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यानी कौन? पी जो है वो क्यू से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए क्यू ने जो है उस घोड़े को, अश्वमेध वाले घोड़े को नहीं रोका और वो घोड़ा आगे बढ़ गया। अब इस पे जो है ये आगे बढ़ते जा रहा है और ये राजा कहां हो रहे हैं? पी के अधीन होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कहीं पर किसी रास्ते में अवरोध होगा तो यहां पे युद्ध होगा और उस युद्ध में जो विजय होगा वही राजा बनने के लायक कहलाएगा। क्लियर है? इस बात को आपने समझ लिया। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। किन राजाओं को? जो राजा घोड़ा नहीं रोके हैं, अश्वमेध का घोड़ा नहीं रोके हैं, उन राजा को माना जाता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के मित्र के रूप में, और उन्हें जो है उस यज्ञ के फाइनल आयोजन में आमंत्रित किया जाता था बाकायदा गेस्ट के रूप में। क्लियर है?
अश्वमेध यज्ञ विशेष पुरोहित द्वारा पूरा किया जाता था। किसके द्वारा? एक विशेष पुरोहित होते थे, उनके द्वारा पूरा किया जाता था, और इसके बदले उन्हें क्या मिलता था? तो उपहार दिया जाता था। क्या दिया जाता था? उपहार दिया जाता था। क्लियर है? यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा अश्वमेध करने वाले राजा के लिए उपहार लाते थे। यानी उस अश्वमेध यज्ञ में जो भी राजा आमंत्रित होते थे वो क्या करते थे? जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं उनके लिए उपहार लेकर के आते थे। राजा को राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बैठाया जाता था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजे सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते थे, इसीलिए उन्हें क्या किया जाता था? राज सिंहासन या बाघ के खाल से बने विशेष सिंहासन पे जो है बिठाया जाता था। यज्ञ के अवसर पर राजा का सारथी राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। यानी उनका जो सारथी होता था, कहा जाए कि पायलट, उस राजा का पायलट जो होता था, जैसा कि आप महाभारत से अगर रिलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि अर्जुन के सारथी कौन होते थे? भगवान श्री कृष्ण होते थे। उसी तरह यहाँ बात किया गया कि उस राजा का जो सारथी होता था वो राजा के बारे में गुणगान करता था, उनके साहसिक कदमों के बारे में बताता था, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाता था। ये सब कौन करता था? तो उस राजा का सारथी करता था। राजा की रानियां और पुत्र भी छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। यानी राजा के जो रानी और पुत्र होते थे वो लोग भी क्या करते थे? छोटे छोटे जो है अनुष्ठान करते थे उस यज्ञ के माध्यम से। पुरोहित राजा के ऊपर पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। पुरोहित क्या करते थे? राजा पर जो है पवित्र जल का, जिस तरह मान लीजिए गंगा जल हो गया, उसका जो है क्या करते थे? छिड़काव करते थे और कई प्रकार के अनुष्ठान करते थे। विष यानी वैश्य लोग उपहार लाते थे। वैश्य जाति के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। वैश्य जब हम यहाँ पे ही वर्ण व्यवस्था इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो समझेंगे विष या वैश्य किसे कहते हैं। इन अनुष्ठानों में शूद्रों को शामिल नहीं किया जाता था। शूद्रों को, किसको? शूद्र जाति के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। क्यों नहीं किया जाता था? तो वो भी हम वर्ण व्यवस्था में अभी इसके बाद ही पढ़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद हमने यहाँ पर समझ लिया कि कुछ लोग शासक कैसे बनते थे। अब आगे आपको देखने को मिलेगा वर्ण व्यवस्था और जनपद के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ण व्यवस्था और जनपद के बारे में हम पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में देख लें। सबसे पहले हम बात कर ले वर्ण व्यवस्था की। तो वर्ण व्यवस्था जो बना था उस समय जो है मुख्यतः 4 जातियां को शामिल की गई थी। यानी 4 वर्ण के लोगों का जो है निर्धारण किया गया था। जैसे अभी जो है, अभी आप देखेंगे तो काफी सारे वर्ण आपको दिखेंगे। हिंदू में भी 10 प्रकार की जातियां हैं, लेकिन उस समय क्या था? सिर्फ 4 वर्णों में जो है वर्ण व्यवस्था को डिसाइड किया गया था। कौन कौन से सामाजिक वर्ण थे? पहला थे ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य या वैश्य और चौथे थे शूद्र। 4 वर्ण थे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें जो पहले नंबर पे आते हैं ब्राह्मण, उनका काम क्या था? इनका काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन, यानी वेदों का जो है पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करना और उन्हें जो है आगे फॉरवर्ड करना, यानी आगे लोगों को बताना, और यज्ञ करना जिनके लिए इन्हें उपहार मिलता था। यानी जितना भी कहा जाए कि धार्मिक कार्य था वो सभी किनके हाथ में था? तो इन 4 वर्णों में ब्राह्मण वर्ण के पास ये चारों चीज थे। दूसरे नंबर पे आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या था? इनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। यानी क्षत्रियों का काम क्या था? युद्ध करके बाकी जो 3 वर्ण थे, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण की रक्षा करने का काम किन्हें दिया गया? तो क्षत्रियों को दिया गया। तीसरे जो आते थे वो आते थे वैश्य या वैश्य। आगे भी मैंने चर्चा किया वैश्य या वैश्य। इसमें कौन कौन आते थे? इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। यानी जो इकोनॉमी को बूस्ट कर सके वैसे जो है वर्ग किसमें आते थे? वो आते थे वैश्य या वैश्य वर्ग में।
सबसे अंतिम में आते थे शूद्र। जैसे कि आपने अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ा तो उसमें जानते होंगे कि मात्र 3 वर्ण ही उस यज्ञ में शामिल हो जाते थे, शूद्र को जो है उसमें शामिल नहीं किया जाता था। तो शूद्र का काम क्या था? इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। क्या था? इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। जबकि मैं मानता हूं कि ये जो है काफी जो है एक तरह से बुरा कहा जाए, बहुत ही गलत प्रकार का जो है ये वर्ण व्यवस्था उस समय से चली आ रही थी। उसे जो है खत्म करके भारत का संविधान लागू हुआ और लोग एक समान बन के रहने लगे हैं। ये काफी अच्छी बात है। तो क्लियर है, हमने वर्ण व्यवस्था समझ लिया। वर्ण कितने? 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या था? नॉलेज देना। ब्राह्मण का काम क्या था? नॉलेज देना। क्षत्रिय का काम क्या था? इनका काम था तीनों वर्ण जो बाकी थे उनकी रक्षा करना। वैश्य का काम क्या था? व्यापार करना, कृषि करना, काम करना। और शूद्र का काम था कि बाकी जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करने का काम किनका था? शूद्र का था। क्लियर है? अब जैसा कि मैंने बताया कि अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? जनपद होगा। जनपद के बारे में हम बात कर लें। जनपद, जनपद का अर्थ क्या है? जन के बसने की जगह होती थी। जनपद किसे कहते थे? जन मीन्स कौन? हम लोग। जो मनुष्य के बसने की जगह को ही क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। महायज्ञों को करवाने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा बन गए। क्या बन जाते थे? वो एक सिर्फ लोगों के राजा नहीं, मतलब पूरे क्षेत्र का जो है वो क्या बन जाते थे? राजा बन जाते थे। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरी जी खेड़ा में जनपदों की बस्तियां मिली है। कहां कहां मिली है आपको? दिल्ली में जो है पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर और एटा के पास जो है अजंतरी खेड़ा में जो है जनपद बस्तियां मिली है। जैसा कि आप यहां पर क्या देख सकते हैं? मानचित्र में देख सकते हैं। जनपद के बारे में आपको दिखेगा कि कहां कहां पे जनपद थे। जनपद में यहां के लोग झोपड़ियां में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। कहां पे रहते थे? तो वो झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों को पालने का काम करते थे। वह जो है चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। यानी उन्होंने जो है कृषि में जो है अपना योगदान देना शुरू कर दिया था। लोग कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मिट्टी के बर्तन कैसे होते थे? धूसर और लाल रंग के बनाया जाता था। इन पुरास्थलों में चित्रित धूसर पात्र नाम के विशेष बर्तन मिले हैं। इस पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति की चित्रकारी की गई है। आपको यहाँ आप जब पीछे वाले पेज में आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार के बर्तन जो है, कहा किस प्रकार के? इस प्रकार के बर्तन जो है मिले हैं। किनको मिले हैं? पुरातत्वविदों ने जब खुदाई की है तो जो जनपद वाला इलाका था यहाँ पर जो है विशेष प्रकार का एक तरह से कहा जाए कटोरा जो है मिला है। क्लियर है? अब इस तरह के पात्रों में ज्यादातर क्या होता था? थालियां और कटोरियां ही मिली। मैंने आपको चित्र में भी दिखा दिया है। यह पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने थे। क्या होते थे? ये जो पात्र मिला था, ये जो कटोरी टाइप का बर्तन मिला था, ये क्या होता था? बहुत ही पतला और चिकना टाइप का था। शायद इसमें खास मौकों पर खास लोगों को भोजन दिया जाता होगा, ऐसा जो है पुरातत्वविदों लोगों ने अनुमान लगाया। क्लियर है? अब आगे हम लोगों ने जनपद की बात कर ली। अब हम बात करेंगे महाजनपद की। किसके बारे में बात करेंगे? महाजनपद के बारे में बात करेंगे। महाजनपद क्या है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा गया। लगभग 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ? कुछ जो जनपद बने थे वो काफी शक्तिशाली हो गए, काफी संपन्न हो गए, तो वो क्या बन गए? वो बन गए महाजनपद। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अधिकतर क्या होता था? जो महाजनपद होता था उसका एक राजधानी होता था। कई राजधानियों में
ईंट, लकड़ी या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारों से किलेबंदी की गई थी। वो जो राजधानी बनाया जाता था, उस राजधानी को क्या किया जाता था, चार दीवारी टाइप से, ताकि उस राजधानी के में जो लोग रहते थे, उनका संसाधन रहता था, उसकी सुरक्षा की जा सके। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे महाजनपद में ही बात कर ले तो राजाओं ने आक्रमण से सुरक्षा के लिए अपनी समृद्ध और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और किले के अंदर लोगों को उस क्षेत्र में नियंत्रित करने के लिए किलेबंदी कराई थी। क्या किस लिए किलेबंदी कराई थी? तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी समृद्धि और शक्ति के प्रदर्शन के लिए, और किले के अंदर लोगों को उस क्षेत्र में सुरक्षित रखने के लिए जो है उस राजधानी, महाजनपद का जो राजधानी होता था, उसका जो है किलेबंदी कराया गया था। राजा सेना के सिपाहियों को नियमित वेतन देकर या आहत सिक्का देकर के रखने लगा था। यानी सेना का जो है वेतन भी स्टार्ट कर दिया गया था। कहां पे? तो महाजनपद जब बनना स्टार्ट हुआ, महाजनपद जब बना तो सेना को जो है क्या मिलने लगा, उसकी सैलरी भी मिलने लगी। क्लियर है? अब अगला टॉपिक है क्या, कर व्यवस्था। कर व्यवस्था की बात कर ले तो महाजनपदों में किस प्रकार का कर व्यवस्था था, किस किस पे जो है कर लगाया जाता था। तो यहां पे भी देखेंगे तो किस पे कर था, फसलों पर लगाए गए कर। किस पे लगाया गया था? यानी फसलों का कुछ हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, जो कारीगर होते थे उनको जो है अपनी कमाई का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था। किन्हें देना पड़ता था? तो महाजनपद के जो राजा होते थे उनको देना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक थे, पशुपालक क्या करते थे, मान लीजिए कि कोई घोड़ा पाल रहा है, कोई हाथी पाल रहा है, तो क्या करना पड़ता था, दो प्रकार से कर वो दे सकते थे। एक तो मान लीजिए घोड़ा पाल रहा है, घोड़ा का कोई बच्चा हुआ तो उसे जो है क्या किए, सेना में जो है जाकर के दे दिए। तो ये इस प्रकार का कर जो है कौन देते थे, पशुपालक वर्ग देते थे। व्यापारियों को जो है सामान पर कर देना पड़ता था। किसको? व्यापारी लोग जो थे उनको जो है टैक्स किस पे देना पड़ता था, वो जो सामान खरीद बिक्री करते थे उस पे उनको टैक्स देना पड़ता था। अगला जो टैक्स था वो आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक मतलब कौन हुआ? आखेटक मीन्स हो गए शिकारी, और कौन थे? संग्राहक। जो मान लीजिए कि जंगल के संसाधनों को जो है संग्रह करते थे, यानी लकड़ी हो गए, जो खनिज वगैरह हो गए, जो पत्थर हो गए, जो उन्हें संग्रह करते थे, उनको जो है क्या करना पड़ता था, उनको भी वहां पे टैक्स देना पड़ता था, यानी कर देना पड़ता था। क्लियर है? अगला हमारा टॉपिक क्या है, कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन, कृषि में क्या परिवर्तन हुआ था? कृषि में जो है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। कृषि में दो बड़े परिवर्तन हुए थे। पहला परिवर्तन क्या हुआ था, जो हल चलाते थे किसान पहले, जो लकड़ियों का था, वो अब लोहा का होने लगा। लोहा का होने से फायदा क्या होता था, अब जो काफी कहा जाए कि जो कटीली जमीनें थी, जो टाइट भूमि था, उन्हें भी आसानी से जो है उसे जोत आबाद किया जा सकता था, उस पर फसल उगाया जा सकता था। तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, जिससे कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था, और लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। इस कारण फसलों की उपज बढ़ गई। यानी धान जो है, जैसा कि अभी हम लोग लगाते हैं, पहले क्या किया जाता है, उसका बीज लेकर के छोटे से जगह पे उसके बीज को अंकुरित किया जाता है, और फिर जैसे हम लोग के एरिया में कहा जाता है बिचड़ा, यानी धान का जो पल्ली होता है उसे एक एक करके लगाया जाता है, तो उससे क्या होता है, उपज ज्यादा होता है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, तो उससे पहले लोग बीज होता था जैसे तैसे छींट दिए, तो उस प्रकार जो फसल हो पाता था उतना अच्छा नहीं हो पाता था, जितना अच्छा फसल धान का जो है पौधा रोप करके होने लगा। क्लियर है? चलिए अब अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, मगध। मगध के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अगले टॉपिक मगध के बारे में बात करेंगे।
लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। जनपद कब? आज से 3000 वर्ष पहले बनना स्टार्ट हुआ, पूर्व बनना हुआ स्टार्ट हुआ। लेकिन जब वो बना उसके 200 साल के अंदर ही काफी शक्तिशाली जो है जनपद के रूप में कौन बन के निकला? मगध। माफी चाहूंगा। मगध जो है मात्र 200 सालों के बाद काफी शक्तिशाली बन गया। और क्यों बना? क्योंकि गंगा और सोन नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण थे। गंगा और सोन नदी के किनारे जो है मगध था। तो गंगा और सोन से क्या हो गया? कृषि का सिंचाई जो है काफी आसान हो गया, यानी कृषि का सिंचाई काफी आसानी से होने लगा। यातायात का साधन हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए नाव का साधन हो गया था। तीसरा क्या था? जल वितरण, यानी लोगों को जो है आसानी से जो है पानी मिल जाता था। तो ये सब चीज जो है मगध को शक्तिशाली बनाने में काफी क्या हुआ? जरूरत हुआ। मगध के जंगलों से हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित सेना में काम पे लगाया जाने लगा। यानी मगध के पास क्या हो गया? हाथी वाला सेना भी हो गया। यानी जो सोन और गंगा नदी के तट के किनारे जो जंगल थे वहां से हाथियों को पकड़ करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था, और उन्हें ट्रेंड करने के बाद उन्हें क्या किया जाता था? सेना में शामिल कर लिया जाता था। अगला है, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इस क्षेत्र की लौह अयस्क की खदानों ने मजबूत औजार और हथियार बनाने में मदद किया। ये जो क्षेत्र था मगध का क्षेत्र, यहाँ पर लौह अयस्क काफी अच्छा प्रकार से मिल जाता था। तो उससे क्या हो गया? मजबूत हथियार बनाने में भी मगध के जो है शासक थे उनको क्या हुआ? ज्यादा आसानी हुआ। जंगल से घर, गाड़ी तथा रथ बनाने के लिए जंगल से लकड़ी प्राप्त होने से क्या हो गया? रथ बनने लगा आसानी से, जो युद्ध करने में काफी आसान हो जाता था। लोग अपना उससे घर भी बनाने लगे। क्लियर है? और बात कर ले मगध के बारे में। तो यहां पे हम देखेंगे कि बिंबसार और अजातशत्रु, कौन? बिंबसार और अजातशत्रु मगध के दो शक्तिशाली शासक हुए थे। मगध के दो शक्तिशाली शासक कौन हुए थे? बिंबसार और अजातशत्रु। एक और थे महत्वपूर्ण शासक, महापद्मनंद, जिसने अपना नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। यानी मगध के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया गया है, 3 शासक के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया। किनके बारे में? बिंबसार, अजातशत्रु और महापद्मनंदन के बारे में। इन लोगों ने जो है मगध को काफी आगे बढ़ाया और उसे काफी शक्तिशाली बनाया। कई वर्षों तक मगध की राजधानी राजगीर, जिसे हम वर्तमान में राजगीर कहते हैं, वहां रहा। लेकिन बाद में इसे बदल के कहां कर दिया गया था? पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में हम पटना कहते हैं। तो मगध का राजधानी शुरुआत में कहां था? राजगृह, जिसे अभी हम वर्तमान में राजगीर कहते हैं। बहुत समय तक वहां रहा। उसके बाद जो है उसकी राजधानी को बदल करके पाटलिपुत्र कर दिया गया, जिसका वर्तमान नाम पटना है। क्लियर है? उसी समय लगभग 2300 साल पहले मेसिडोनिया का राजा, कौन? मेसिडोनिया का राजा सिकंदर। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर जो है विश्व विजय करना चाहता था। क्या करना चाहता था? सिकंदर जो है विश्व विजय करने के लिए निकला था। लेकिन जब वो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी पहुंचकर मगध पर कूच करना चाहा, तब उनके सिपाही इस बात से भयभीत थे। कहां पे? जब वो व्यास नदी के तट पे आया और वो मगध पे कूच करना चाहता था, भारतीय उपमहाद्वीप पर पहुंचकर मगध पे कूच करना चाहता था, तब उसके सिपाही क्या हो गए? भयभीत हो गए। क्यों भयभीत हुए थे? कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत से बड़ी सेना थे। यानी मगध के पास, मगध इतना शक्तिशाली हो गया था, उनके पास कौन थे? पैदल सेना भी बहुत बड़ी थी, हाथियों की सेना थी, घोड़ों की सेना थी। तो ये देख करके कौन हुआ था? सिकंदर का जो है फौज है वो काफी डर गया और वो ब्यास नदी को है पार करके मगध पे कभी आक्रमण नहीं कर पाया और वहीं से वो वापस हो गया। क्लियर है? अब आते हैं अगला टॉपिक क्या है? वज्जी।
वज्जी के बारे में बात करें तो वज्जी की राजधानी वैशाली, कहां पे? वज्जी की राजधानी वैशाली बिहार की शासन व्यवस्था को गण या संघ कहते थे। वज्जी के शासन व्यवस्था को गण या क्या कहते थे? संघ कहते थे। गण और संघ में प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। गण और संघ में क्या होता था? प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। ये सभी विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, यानी वहां कोई भेदभाव नहीं था। वज्जी में क्या था? कोई भेदभाव नहीं था। वहां जो है सब राजा था, यानी वहां के लोग सब जो है राजा थे। और कोई भी काम होता था, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई भी युद्ध करना हो, तो सभी लोग जो है मिलजुल कर उसे संपन्न करते थे। ये सभी बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए शत्रुओं के आक्रमण से निपटने की चर्चाएं सभाओं में मिलकर करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौन कौन? जो स्त्री थी या फिर दास थे और जो कामगार थे, ये तीन लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग जो है क्या करते थे? बातचीत और वाद विवाद के तहत किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए शत्रुओं से कैसे लड़ा जा सकता है, या फिर कोई यज्ञ करवाना है तो कैसे किया जाएगा, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, इन सभी के बारे में वज्जी संघ के लोग आपस में बैठ करके सलाह मशवरा करते थे। क्लियर है? अगला है कि दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। यहाँ पे दिग्ग निकाय के बारे में बात हुआ है। कौन है दिग्ग निकाय? क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बुद्ध की कई व्याख्यान दिए गए हैं। ये 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। यानी दिग्ग निकाय से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि दिग्ग निकाय जो है किससे संबंधित है, तो समझ लीजिए ये बौद्ध ग्रंथ है और ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। क्लियर है? कब हुआ था? आज से 2300 पहले जो है इसे लिखा गया था, 2300 वर्ष पूर्व। गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था। किसने? गुप्त जो शासक हुए उन्होंने गण और संघ यानी वज्जी को जो है बाद में अपने में मिला लिया था। क्लियर है? हम लोगों ने यहां तक समझ लिया, यानी वज्जी भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यानी इस चैप्टर को हम लोगों ने काफ़ी आसानी से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था, इस चैप्टर का जो भी निचोड़ है दोस्तों, काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है निकाल करके आप लोगों के लिए लेके आता हूं। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण तिथि, जो डेट्स आपको याद रहने चाहिए, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लें। क्या था? कुछ महत्वपूर्ण तिथि। नए शासक कब बनने स्टार्ट हुए? लगभग 3000 वर्ष पूर्व। नए शासक मीन्स कब? जब जनपद बना। कब बना? जब जनपद कब बना? 3000 वर्ष पूर्व। जब जनपद बनना स्टार्ट हुआ तो नए शासक बने। क्लियर है? महाजनपद कब बना? तो आज से लगभग ये कर दीजिए आप 2300 वर्ष पूर्व जो है महाजनपद बना। सिकंदर का आक्रमण, दिग्ग निकाय का लेखन, ये कब हुआ? तो आज से 2300 वर्ष पूर्व हुआ। गण या संघ राज्यों का अंत कब हुआ? आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। कब? किसने किया? तो गुप्त जो शासक हुए उन्होंने गण या संघ को जो है अपने कब्जे में ले लिया। क्लियर है? तो दोस्तों चैप्टर 5 जो था यहाँ पर हम लोगों ने आज यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आशा और उम्मीद है कि आपको जो है ये क्लास पसंद आया होगा। अगर ये क्लास पसंद आया है तो आपको जुड़ जाना है। चैप्टर 6 लेकर के आऊँगा। चैप्टर 6 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको बुद्ध के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैन धर्म के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो उन सब के लिए जानने के लिए आपको चैप्टर 6 में जो है आकर के जुड़ जाना है। कहाँ पे? तो द ईडू एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। क्लियर है? आशा और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा चाहूँगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।